जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ा। उससे पहले कैसे कैसे मांगे हुई थी वो सब कुछ हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। और कल की क्लास में हमने अनुसूचियों को पढ़ा था। आज की क्लास में हम संविधान के भागों को पढ़ेंगे और संविधान के भाग के साथ साथ अनुच्छेदों को भी पढ़ेंगे। और भाग और अनुच्छेद सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे जो पेपर में आते हैं, क्योंकि फालतू की चीजें पढ़ने से आपका दिमाग डाइवर्ट होता है और आप भी सोचते हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना पेपर में आता है, क्योंकि मैंने खुद पेपर के टेस्ट देखे हैं, किस तरीके से वो पूछ रहा है, किस तरीके से नहीं पूछ रहा। तो उसी हिसाब से मैंने खुद लिखा, एनालिसिस किया, फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको पढ़ाया जाए। तो देख लीजिए, आज की क्लास आपकी बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। एक तरफ मैंने भाग लिखा है और एक तरफ मैंने अनुच्छेद लिखा है। ठीक है, समझ गए ना। भाग एक में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। किस अनुच्छेद में? 1 से लेकर 4, यहाँ 4 कर लीजिए। 1 से लेकर 4 तक आपके क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में आता है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। अब बात करते हैं भाग 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकता आपकी 5 से 11 तक है। आज हम भाग 1 को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन अगर भाग 1 से आएगा तो छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, भाग 3 में देख लीजिए, मौलिक अधिकार हैं। अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे कि हमको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। ये सब कुछ हमको भाग 3 में पढ़ना है। 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके अनुच्छेद चल रहे हैं। ठीक है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। 36 से लेकर 51 तक हम इनको पढ़ने वाले हैं। इनको नीति निर्देशक तत्वों को हम क्या बोलते हैं? डीपीएसपी, है ना। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना। 4 का क, ये संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, वो मैं आपको बताऊंगी कौन सा संविधान संशोधन था। इसमें मूल कर्तव्य पढ़ेंगे जो कि 51 के क में है। ठीक है, समझ गए ना। ये मैंने अनुच्छेद लिखे हुए हैं, ये मैंने भाग लिखे हुए हैं। किस भाग में क्या है वो कंडीशन में आपको बता रही हूँ। अब आप देख लीजिए, भाग 5 में संघ है, केंद्र है। ठीक है, समझ गए ना, जो कि 52 से लेकर 151 तक है। भाग 6 में राज्य के बारे में बताया है, जो कि 152 से लेकर 237 तक है। अब भाग 7 आप कह रहे होंगे भाग 7 इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैंने नहीं लिखा। ठीक है, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया है। देखो, भाग 5 में संघ, 6 में राज्य और फिर 8 में दोनों कंडीशन दे दी हैं, राज्य और संघ दोनों। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया है आपका भाग 8 में। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? 239 से लेकर 242 तक। भाग 9 में पंचायतों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 243 अनुच्छेद हमको अच्छे तरीके से पढ़ना है और 243 के क से अना तक जो भी इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे। अब आप इस भ्रम को तो अपने दिमाग से निकाल ही देना कि दीदी इस चार्ट को करा रही हैं तो लाइव सेशन में नहीं पूछेंगी। मैं बिल्कुल पूछ सकती हूँ कि बताइए निर्वाचन आयोग किस भाग में, तो आप बताओगे भाग 15 में है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। ठीक है, मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ आपसे, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि बताइए भाग 15 में क्या है, ऑप्शन दे देगा। अगर आपको आता है तो आप कर दोगे, नहीं आता तो आप सिर्फ ये सोच लोगे अरे चार्ट ही तो है, पढ़ लेंगे, अलग अलग करके दीदी पढ़ाएंगी, उसमें अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। ये जो पूरा चार्ट है ना, ये आपका संविधान यहीं के यहीं बता देता है कि हाँ, आपके संविधान में इतने अनुच्छेद हैं, आपके संविधान में ये जो भाग है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा एक सारांश जो होता है ना,
वो इस चार्ट के अंतर्गत है। तो आप इस चीज़ को हल्के में बिल्कुल मत लेना, जो भी कराया जा रहा है वो अवश्य पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें छोड़ दी जाएं, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो छोड़ा जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं 301 से लेकर 307 तक, जो इम्पॉर्टेंट हैं सिर्फ वही आपको कराए जाएंगे, पूरा आपको कुछ भी नहीं कराया जाएगा। लेकिन हाँ, 1 से लेकर आपको 61-62 तक अनुच्छेद याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो समझ के भी आप उन चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए भाग 9 के क में क्या है, नगर पालिका है। नगर पालिका किस अनुच्छेद में 243 के त से लेकर 243 के य छ तक, ठीक है, समझ गए ना। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, इसका अनुच्छेद 244 और 244 का क हमको पढ़ना है। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच जो भी संबंध है वो हम किस भाग में पढ़ेंगे, भाग 11 में, ठीक है। अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वाद से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सिर्फ उनको ही हमको पढ़ना है। 264 से लेकर 300 क तक आपके अनुच्छेद हैं इसके अंतर्गत, लेकिन पढ़ने हमको सिर्फ इम्पॉर्टेंट हैं। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ठीक है, 301 से लेकर 307 तक ये अनुच्छेद है। भाग 14 इम्पॉर्टेंट है, संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, 308 से लेकर 323 तक है, ठीक। भाग 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। भाग 16 इतना ज़्यादा खास आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट हैं उनको हमको पढ़ना पड़ेगा। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हैं जो कि 330 से लेकर 342 तक हैं। राजभाषा आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। भाग 17 में राजभाषा है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, ठीक है। इसको तो आपने हिंदी में भी पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ रखा होगा, लेकिन संविधान में भी हमको पढ़ना है, ठीक है। भाग 18 में आपात उपबंध हैं, 352 से लेकर 360 तक हैं, ठीक है। आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं, स्रोत में कराया है, याद आ गया होगा आपको, ठीक है। भाग 20 में संविधान संशोधन है कि हम जो भी संविधान में संशोधन करते हैं वो भाग 20 के अंतर्गत करते हैं। अनुच्छेद 368 बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है बताइए। भाग 22 में संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ हिंदी में, मतलब जो भी नाम है हिंदी में क्या है, कैसे है, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। भाग 22 में प्राधिकरण, पाठ और निरसन, 393 से लेकर 395 तक हैं। देखो, भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां तो करा चुकी हूँ, भाग और अनुच्छेद अब आपके शुरू हो गए हैं। तो अब आप अपनी पढ़ाई में इस तरीके से लग जाइए, क्योंकि चीज़ें यहाँ आपको याद भी करनी होंगी। सन वाली कोई कंडीशन आ जाएगी तो वो आपको याद भी करनी होगी, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझाई जाएंगी, वहीं के वहीं याद हो जाएंगी। तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। भाइयों और बहनों, सुन लीजिए मेरी बातों को अच्छे तरीके से। देखो, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अब हम पढ़ने वाले हैं। ये किस भाग में है? भाग 1 में आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। अब बात करें किस अनुच्छेद में है, बताइए। 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद में आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। अब आप सोच रहे होंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, कुछ चीजें तो आपको यहीं से समझ आ गई होंगी, लेकिन समझा देते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद
अनुच्छेद को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल। क्या बोलते हैं? आर्टिकल। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 आपका कहता है भारत अर्थात इंडिया। भाई भारत को इंग्लिश में इंडिया ही तो बोलते हैं। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत लिख लीजिए साथ के साथ, अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। कि हमारा जो भारत है ना, हमारा जो भारत है वो किसका संघ है? तो भाई हमारा भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, हमारे भारत में कितने राज्य हैं? हमारे भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। और पूछे जाएं कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? केंद्र शासित प्रदेश शॉर्टकट में यूटी बोलते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक कंडीशन और आती है यहाँ पे अर्जित क्षेत्र की। ये अर्जित क्षेत्र क्या होता है? किसी को कुछ पता है इसके बारे में? कि भाई राज्य तो मैम आपने बता दिए कि 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी बता दिए, लेकिन ये अर्जित क्षेत्र हमको नहीं समझ आता ये क्या है। तो ऐसे क्षेत्र जो विदेशों से भारतीय क्षेत्र में शामिल हुए हों तो उन्हीं को बोल देते हैं हम अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र किसको बोलते हैं? ऐसे क्षेत्र जो विदेशों से भारतीय क्षेत्र में शामिल हुए हों उन्हीं को हम बोलते हैं अर्जित क्षेत्र। लिख लीजिए, ऐसे क्षेत्र जो विदेशों से भारतीय क्षेत्र में शामिल हुए हों उन्हीं को हम बोलते हैं अर्जित क्षेत्र। अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है कि मैम आपने ये तो बता दिया कि अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आपने ये भी बताया कि यहाँ पर हमारे भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। इन 28 राज्यों का विवरण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में है। केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण किस अनुच्छेद में? तो ये भी अनुच्छेद 1 में। अर्जित क्षेत्रों का जो विवरण है वो किस अनुच्छेद में? तो ये भी अनुच्छेद 1 में। ठीक है, तीनों कंडीशन समझ गए। अब हम पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 के बारे में पढ़ने से पहले आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए। वो कौन सी कंडीशन है? संघ। संघ की 2 कंडीशन होती हैं, एक तो फेडरल और एक यूनियन। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए भारत में फेडरल व्यवस्था है या यूनियन व्यवस्था है? तो भारत में कैसी व्यवस्था है? भारत में यूनियन व्यवस्था है। भारत में फेडरल व्यवस्था नहीं है। ठीक है, फेडरल को हिंदी में भी संघ बोलते हैं और इंग्लिश में यूनियन को भी हिंदी में क्या बोलते हैं? संघ बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक ही है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में बात की जाए तो मतलब दोनों के चेंज हो जाते हैं कि भारत में यूनियन व्यवस्था है, फेडरल व्यवस्था नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि ये फेडरल क्या है, यूनियन क्या है, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने की आज़ादी हो, स्वतंत्रता हो। ठीक है, लेकिन बात आ जाती है यूनियन की कि यूनियन क्या है? जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता या आज़ादी नहीं हो। ठीक है, लिख लेना, इसको तो मैंने लिख दिया है, इसमें आज़ादी है। फेडरल व्यवस्था में आज़ादी है, लेकिन यूनियन व्यवस्था में भारत को संघ से अलग होने की आज़ादी नहीं है।
और ये आज़ादी कब है? संशोधन अधिनियम होते हैं, संविधान में संशोधन होते हैं, तभी आप इस कंडीशन को अपना सकते हैं, आज़ादी वाली कंडीशन को। नहीं तो अपने भारत में भाई सिर्फ यूनियन व्यवस्था है। बहुत ही कम रेयर केस में ऐसा कुछ देखने को मिलता है, लेकिन अपने भारत में फेडरल व्यवस्था नहीं है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब आप सोच रहे होंगे अनुच्छेद 2 की कंडीशन क्या है, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा। इतना सब कुछ आपने लिख दिया है तो समझाने की कोशिश करूंगी ना, आप भी समझने की कोशिश करना। ऐसा नहीं है जो लिखा है आप सिर्फ उसको ही लिखने पर तुले हुए हैं, ऐसा हमको नहीं करना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 में बोला गया है नए राज्यों की स्थापना। इसका मतलब क्या है? अनुच्छेद 3 में भी कुछ ऐसा ही बोला गया है। जिन लोगों ने पढ़ा है वो तो कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि भाई 2 और 3 में अंतर क्या है। अनुच्छेद 2 और 3 में अंतर आज आपको अच्छे तरीके से पता लग जाएगा। तो देख लीजिए, नए राज्यों की स्थापना इस तरीके से मैंने कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या कंडीशन है? बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल करके नया राज्य बनाया जाएगा। मतलब जैसे कि कोई क्षेत्र है जो कि भारत का नहीं है, ठीक है, उस क्षेत्र को भारत में शामिल करके एक नया राज्य बनाया जाएगा। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 2 के द्वारा। और ये किसकी शर्तों पर ये काम होंगे? संसद द्वारा। भाई ये काम कौन कर सकती है अनुच्छेद 2 के तहत? संसद। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, सिक्किम पहले स्वतंत्र रियासत थी। समझ गए ना, सिक्किम पहले राज्य नहीं था, पूर्ण राज्य नहीं था, ये अपना खुद का स्वतंत्र था। ठीक है, समझ गए ना, क्या थी ये? रियासत थी। रियासत तो आपने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, कितनी रियासत थी। ठीक है, 35वां संविधान संशोधन कराया गया 1974 में ही हुआ था ये संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन 1974 में कराया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 के ए के तहत, अनुच्छेद 2 के ए के तहत सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया। ये शहर राज्य क्या होता है? शहर राज्य होता है आधा राज्य। ठीक है, पूरा राज्य नहीं, आधा राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब बात कर लेते हैं कि सिक्किम को पूरे राज्य का दर्जा कब दिया गया। एक संविधान संशोधन फिर से करा लिया इन्होंने, 36वां संविधान संशोधन 1975। इसमें 2 के ए संविधान के अनुच्छेद को इन्होंने समाप्त कर दिया, क्योंकि अनुच्छेद 2 के ए के तहत ही तो सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम इसको कर देते हैं खत्म, अनुच्छेद 2 के ए को कर देते हैं खत्म और सिक्किम को बना देते हैं पूर्ण राज्य। ठीक है, तो ये कंडीशन ये वाली है। अब आपको अनुच्छेद 2 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, अनुच्छेद 3 को भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगी। अनुच्छेद 3 की कुछ कंडीशन हैं जो कि आपको देखनी है। नए राज्यों का निर्माण। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई अभी तो दीदी आपने बताया था कि अनुच्छेद 2 में भी नए राज्यों का निर्माण है, तो इसमें कंडीशन कुछ अलग है। इसमें राज्यों से ही नए राज्य का निर्माण होगा। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था, ठीक है, उसी प्रकार ये कंडीशन आपको बताई गई है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन गया, है ना, समझ गए ना, राज्यों से ही राज्य बने। अब उसमें क्या था? उसमें अलग स्वतंत्र देशी रियासत थी सिक्किम, उसको भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन यहाँ तो राज्यों से ही राज्य बन गया। तो ये अनुच्छेद 3 कहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया है, उत्तराखंड किससे बना था? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अब इसी का दूसरा पॉइंट है, राज्यों के नामों में परिवर्तन भी अनुच्छेद 3 में किया जाएगा। पहले उड़ीसा बोलते थे, लेकिन वर्तमान में ओडिशा कहते हैं, है ना, असम को असोम। ठीक है, ये कंडीशन समझ गए।
और ये जो परिवर्तन है कौन करेगी? संसद। नए राज्यों का निर्माण कौन करेगी? संसद। राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि कौन करेगी? संसद। ठीक है, अब सीमा में कमी या वृद्धि, जैसे ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है, और ये है उत्तराखंड। अब बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर है बिजनौर। अब बिजनौर को मांग की जाए कि हाँ उत्तराखंड मांग कर रहा है कि हाँ बिजनौर को हमारी तरफ भेजा जाए, तो संसद अगर चाहेगी, संसद को लगेगा कि हाँ ये करना चाहिए, तो जो भी सीमा में कमी या वृद्धि होगी तो वो किस अनुच्छेद के तहत होगी? अनुच्छेद 3 के तहत होगी। ठीक है, यहाँ तक कंडीशन समझ गए आप लोग। अब साथियों मैं आपको अनुच्छेद 4 के बारे में बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 2 और 3 में बनाए गए कानून में संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ रेयर केस में संविधान संशोधन माना जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 4 में तो बोल दिया संविधान संशोधन हम नहीं मानेंगे। अब कोई भी संविधान संशोधन होगा तो वो अनुच्छेद 2 और 3 में काम नहीं करेगा। नोट पॉइंट में देख लीजिए। और इससे पहले आपको बता दूं, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में है, अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, नोट पॉइंट कहता है अनुच्छेद 1, 2, 3 में संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से साधारण बहुमत से किया जाएगा। मतलब कि राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए और जो भी संशोधन है वो साधारण बहुमत से किया जाएगा, ना कि संविधान संशोधन से। ठीक है, एक केस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेरूवादी बनाम भारत संघ 1960 का ये केस है। तो इस केस में बोला गया है क्या अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को दे सकती है? तो इसमें क्या जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है संसद अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा नहीं कर सकती, इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ये जवाब है। और कौन सा संविधान संशोधन किया जाएगा उसको हम अभी पढ़ लेंगे। तो अब आप देख लीजिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब था, लेकिन जो भी संविधान संशोधन हुए थे वो कौन कौन से थे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। 9वां संविधान संशोधन 1960 के तहत जो बेरूबारी क्षेत्र था वो किसको दे दिया? पाकिस्तान को। किसको दे दिया? पाकिस्तान को। 100वां संविधान संशोधन 2015 हुआ था, इसमें भारत ने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिए थे। कितने? 111 क्षेत्र। भारत को मात्र 51 क्षेत्र मिले। ठीक है, यहाँ तक हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। कल हम पढ़ेंगे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।